अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं तारड़ साहब और चीमा साहब की कन्वर्सेशन। तारड़ साहब बड़ी शानदार बातें करते हैं भाई। दोस्त अक्सर कमेंट्स करते हैं कि भाई भाई मैं अक्सर बात पहले कई मरतबा ये वीडियो में कह चुका हूँ कि यार वीडियोस लंबी हो, अगर हो ना तो उसमें 2-4 पॉइंट्स ही याद रहते हैं। सारे पॉइंट्स तो खैर हम नहीं ना याद रख सकते, बेसिक जो होते हैं ना वीडियो के, उसी पर हम कोशिश करते हैं बात करने की। तो इसलिए अगर कोई पॉइंट्स यार टच ही देना होता है बातों में। अगर यार रह भी जाए तो इसलिए शुरू में ही सॉरी। तो खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ताड़ साहब, 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो पहले ये है कि भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, उसको श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। इट मीन्स के वो तो एक अपना पैरेलल, जिसे वो कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म की अब जिस मुल्क में भी जाएंगे वो समझें अपने मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शंस वाली स्टोरी हमारी बनी है, ये बताएं कि हम इलेक्शन से पहले ठीक थे कि इलेक्शंस के बाद ठीक है? ये 2013 रिपीट हो रहा है। 2013 के बाद आपको याद है कि क्योस हुआ था, इमरान खान ने धरने शुरू कर दिए, जुलूस शुरू कर दिए। अभी भी वही सिचुएशन आ रही है। वो कह रहे हैं जी ये सारे जो रिजल्ट हैं वो गलत हैं, हमें ज्यादा वोट पड़े हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम हुकूमत बनाएंगे। सीटें उनकी कोई 85-90 के करीब हैं, हुकूमत वो बनाना चाहते हैं मरकज में। आपको लगता है कि हम एक नए क्राइसिस में जाने वाले हैं? क्योंकि एक पॉलिटिकल डेडलॉक भी है, धरने भी चल रहे हैं, मार कुटाई भी हो रही है, और जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम किधर जा रहे हैं इस इलेक्शंस के बाद? लगता है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं रियासत के लिए। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था। उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सके। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, इसको इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में, कहां है? उनके जर्नैल कहां सेटल है? कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे, उनकी वजह से आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन। फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है? आज हॉस्पिटल में। फिर आपकी रूलिंग पार्टी जो अगली आ रहा है, आपका मुर्शद पाक, उसका नाम तालिबान खान था। आपने जश्न मनाए थे तालिबान का, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? तालिबान है। वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, उनकी करेंसी भी बेहतर है, उनकी करेंसी भी बेहतर है। तो यूपीआई या जिस तरह देखें, चंद्रयान देखें, आप कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं। मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं।
मुझे मोदी साहब की चीजें मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना है, वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं, उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आई डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये जो मजहबी जुनूनियत है, ये अब आपके सर चढ़ के बोल रही है। जो फसलें आपने अफगान जंग के लिए, डॉलरों के लिए लगाई थी, आज वो सर चढ़ के बोल रही हैं, वो अब गेट चूमती है। वो कहती हैं जज बशीर जज जो है, उसको जिन पड़ गया पीरने का। वो अब फसलें तैयार है। वो कहते हैं सियासत नहीं है, जिहाद है। हम पैदा जिहाद है, खुलफा राशिदीन का दौर होना चाहिए। वो फसलें अब तैयार हो चुकी हैं। अब उस पर आगे चलते हैं। जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो ये कि हम जो इलेक्शन से आइदर वी बेटर ऑफ, हम इलेक्शन से, हम 7 फरवरी को ठीक थे या आज हम ठीक हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस पे मैं बल्कि 10 पॉइंट मैंने लिखे हैं, और उनके ज्यादातर पॉइंट मैंने कहां से लिए हैं। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है फीफन के, जो आपके मुसलसल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो मुसलसल रिसर्च करके, और क्रेडिबल है, ये ऐसी नहीं बात कि क्रेडिबल जी। उसके मैं 10 पॉइंट पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने आपके इलेक्शन के हवाले से 10 खबरें लिखी हैं, फिर उसके बाद उनका तजिया करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हिस्टोरिकली अकॉर्डिंग टू फीफन 16 लाख वोटों को 25 हलकों के अंदर मुस्तरद किया गया। 16 लाख। साथ रेफरेंस देना चाहूंगा, 2018 में 18 लाख की तादाद थी मुस्तरद करने वाले। दूसरी इसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा, चौकवाल के अंदर एक हल्के के अंदर 24,500 वोटों को मुस्तरद किया गया। लाहौर के अंदर तारीख रकम की गई है। ओन चौधरी साहब, लोग उनके हल्के में उनको जानते ही नहीं थे, उन्होंने सलमान अकरम राजा को इलेक्शन हराया। तीसरी इस वक्त खबर ये चल रही है कि आपके जो आजाद फिर रहे हैं, जो बकरे फारसेल हैं, उनके ऊपर 2 एलिगेशन, उनके पास जो इश्यूज हैं। कुछ लोगों ने कुरान उठाए हैं, कुछ ने फिल्में रिकॉर्ड करके ऑडियो जमा करा रखी है पीटीआई के पास। फिर तीसरी मैं ये कहूंगा कि इस वक्त एक जो फीफन के मुताबिक ही इस वक्त तकरीबन 20 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर नाम नहीं था, लेकिन वो इलेक्शन जीत चुके हैं। नून लीग का उसके अंदर नून लीग का क्लेम है कि उन्होंने 15 से 16 बकरे खरीद लिए हैं वहां से। उसके बाद अगली बात ये बताना चाहूंगा कि पीटीआई ने, इसका मैं जो 5वां पॉइंट है कि पीटीआई चैलेंज कर रही है कि हम 3 हलकों के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे, सूबा सरहद में, पंजाब में और मरकज में। कैसे बनाएंगे? वो कहते हैं 100 से ज्यादा हमारे पास वोट मौजूद हैं। 100 अपोजिशनों के ऊपर हमने अपनी पिटीशन कर रखी है कि हमारे साथ धांधली हुई है। वहां से अगर हम 30-35 भी जीतते हैं तो वी हैव अ मेजॉरिटी। उसके बाद आगे चलते हैं। छठी खबर है कि इस वक्त मेरे जो कायद हैं सिंध के, जरदारी साहब, उन्होंने भी कहा है कि हो सकता है कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूं और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब को सदर बनाए। उससे अगली खबर यह है कि पाकिस्तान इस वक्त स्वादिस्तान बन चुका है, तड़कस्तान बन चुका है कि खबरों को तड़के लगाए जा रहे हैं, फेक न्यूज। खबरें क्या है? खबर यह दी है, एक इस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रेंड कर रहा है एक बंदा, उसका नाम लोंड है। वो कहता है जी मुझे जबरदस्ती जितवा गया है, मुझे कहते पकड़ के मुझे जिता दिया, मैं तो जीतना चाहता ही नहीं था। I'm shocked। और बड़े बड़े आपके इस वक्त सियासतदान, बल्कि एक आपके नेशनल लेवल के जिसके मिलियंस उसके फॉलोअर हैं, उसने उसके ऊपर ब्लॉग भी ठोक दिया। जब किसी ने रिसर्च की है तो लोंड साहब तीसरे नंबर पर है उस हल्के। उन्होंने कहा मुझे जबरदस्ती जिता दिया, मैं तो जीतना चाहता ही नहीं था। पीटीआई वाला जीत गया था, मुझे कहता मैं तो घर जा रहा था, मुझे पकड़ के तुम इलेक्शन जीत गए। देखें फ्रॉडी किस तरह क्या कर रहे हैं। उससे आगे 8वें नंबर पे मैं खबर ये देना चाहूंगा कि इस वक्त नून लीग के जो कई उनके अपने मशवरे देने वाले हैं, और बिलावल साहब को जो मशवरे देने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपोजिशन लीडर बने, अपोजिशन में बैठे, क्योंकि मुर्शद पाक ज्यादा से ज्यादा 1 साल सर्वाइव कर पाएंगे, 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेंगे, क्योंकि मुल्क के मुआशी हालात खराब हैं, IMF के बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 18 महीने में जो अपने मुंह के ऊपर कालख मली थी, स्याही मली थी, वो अब खान साहब के मुंह पे भी होनी चाहिए। उनको ये भी मशवरे दिए जा रहे हैं। उससे अगली खबर एक फेक न्यूज है। कहते हैं जी कुछ फौजी भाईजान जो है डयाला जेल में जाके पांव में पड़ गए हैं, खान साहब के माफी दे दें। हालांकि लोगों ने डयाला जेल का सारा लाग निकाल के देखा, कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन
लौंडा लपाड़ा ना जी, बेहया लौंडा लपाड़ा है। इस पे मुझे लौंडे लपाड़े पे कोई गिला नहीं है, मुझे आज भी गिला आसिम मुनीर साहब पे। उन्होंने लित्र ही नहीं सही फेरा। ये कौम लित्र के बगैर नहीं चल सकती। ये लित्र बादशाह चले तो तभी गुजारा, वरना ये सारे का सारा कसूर आज जो है आप ब्लेम आसिम मुनीर साहब, उन्होंने हाथ सही डाला ही नहीं है। उसके बाद अब मैं सारा इसका तजिया करना ये चाहूंगा चीमा साहब कि आज अब मेरा बल्कि ये क्वेश्चन है कि 250 मिलियन लोग जो हैं वो आज कहां खड़े हैं? इस एक्सरसाइज की जरूरत थी? 50 इस एक्सरसाइज में क्या हुआ है? 32 लोग मारे जा चुके हैं, 50 अरब रुपए का खर्चा आया इस इलेक्शन का। और इलेक्शन क्या था? इलेक्शन क्या था? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इसको जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल मीडिया सब कह रहे हैं क्योंकि आपने इंटरनेट को बंद कर दिया था। इंटरनेट बंद किया गया था तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सेफ्टी इसकी रीजन है। 9 फरवरी सुबह उठ के जब लोग परेशान थे क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट रोक दिए गए थे, आपके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 कई हलकों के बाहर नहीं लगाए गए थे। जब 9 फरवरी को सुबह लोगों ने उठ के इनसे पूछा गया, सिर्फ 3% रिजल्ट आया था, वो भी बलूचिस्तान से। तो ये क्वेश्चन मार्क है। इस एक्सरसाइज की, इस 50 अरब रुपए का जलालत खरीदने की जरूरत थी हमें? कोई जरूरत थी? आज कहां खड़े हैं? आग लग चुकी है। मुर्शिद अंदर से जेल से बाहर कह रहे हैं आग बाहर निकलो आज। उनको ओपन एक्सेस आपने दे रखी है, दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो आग लगाने के लिए सर। और मैं आज आपको और बात बताना चाहता हूं चीमा साहब, जो मैं मादरत के साथ भूल चुका हूं। जो आपकी हालत पाकिस्तान में है, जो अनपढ़ डायस्पोरा आपने डंकियां लगा के यहां भेजा है, आज वो भी व्हाइट हाउस के सामने खड़ा है और टाइम स्क्वायर पे भी खड़ा है। इनसे बंदा मैं क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूंगा। खैर मैंने इनसे क्या क्वेश्चन पूछना है, इनको वैसे ही इनके यहां व्हाइट हाउस के सामने जाके नारे लगाने के, सेल्फियां बनाने का कोई फायदा है? टाइम स्क्वायर पे जाके तकरीरें करने का कोई फायदा है? उसमें से कुछ निकलेगा? काश ये जो जितने यहां जाहिल आपने डायस्पोरा यहां भेजा, मैं आज बल्कि फिर मैं अफसोस के साथ कि आसिम मुनीर साहब ने एम्बेसी के अंदर कहा था इस डायस्पोरा को कहें ये हमारे एम्बेसडर बन जाए। आसिम मुनीर साहब इनके देखें चेहरे, ये है काबल? इनसे पूछे डायस्पोरा के स्पेलिंग क्या है? ये खड़े हैं व्हाइट हाउस के बाहर भी खड़े हैं और टाइम स्क्वायर पे भी खड़े हैं और आपको गालियां दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है को आपको वो अलकाबात जो दे रहे हैं मैं रिपीट भी नहीं कर पाता जो आपके बारे में बोल रहे हैं। और वजह ये है कि जितना जाहिल, और चीमा साहब मैं अफसोस के साथ कहता हूं, वो किसी ने कहा था ना किसी गांव में कोई बंदा गया तो उसने कहा ना जी, उसके उस गांव में गया किसी के पास तो जमींदार के 3-4 लड़के, 2 लड़के आवारा थे, एक को मैट्रिक कर रहा था। उसने कहा यार ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੇਲੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਲੱਤ ਥੋੜਾ ਐਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਐਡਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੌਜ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਆੜਾ ਅੰਨਾ ਆੜਾ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਟੁੰਡਾ ਥੱਥਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੋ। वो खलोता जो डीसी व्हाइट हाउस के सामने खड़ा वो था इस वक्त, जो जिसको आप कह गए कि एम्बेसडर है हमारे। तो चीमा साहब दर हकीकत मुझे आज मैं दुख के साथ कहूंगा कि आप इस इलेक्शन की वजह से आगे जाने की बजाय आप पीछे जा चुके हैं। अब मैं इस पे थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि आज आप इस जगह पे खड़े क्यों हैं और आपका माइंड सेट क्या है। मैंने जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के मैंने और आंख खोलने की कोशिश की है, जो कि मेरे नून लीग वालों को नहीं पता था। आज आपके बल्कि आपके एक दोस्त हैं गुलाम दस्तगीर साहब जो लड़के हैं, उन्होंने आज फरमाया है कि हम नून लीग के वोटर को बाहर नहीं निकाल सके क्योंकि हमने उन्हें बता दिया था कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट है। दूसरे नून लीग के एक लीडर हैं आजम नजीर ताड़ साहब, उन्होंने कहा है कि इतनी भी तालियां ना बजाओ, इनमें से कई जो जीते हैं वो आएंगे हल्फ लेने तो पकड़े जाएंगे। ये उनकी स्टेटमेंट। तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि क्योंकि ताकत का नशा था, क्योंकि 4 साल की जो भागे थे हमारे नवाज शरीफ साहब, 4 मिनट में जब सारा सिस्टम उनके सामने लेटा तो उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं समझी, उन्होंने ना उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया, उन्हें जरूरत ही नहीं समझी। वो कहते थे कि अब तो एचकन का साइज दो तो चलिए जी। फिर विक्ट्री, सबसे बड़ी बात है उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी जब उनके पास सिर्फ 55 सीटें थी। कैन यू इमेजिन?
क्या 55 सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच दे देते हैं आप आगे? इतना नशा था आपको, इतना आपको कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट कि यू आर विक्टोरियस। फिर उसके बाद आगे चलते हैं चीमा साहब, मैंने जब हिस्ट्री के औराक खोले हैं कि पाकिस्तान में है क्या, चीमा साहब सिंपथी वोट, इन नून लीग वालों को यह भी नहीं को बता सकता कि सिंपथी वोट किस तरह मिलते हैं। भुट्टो साहब मरे थे, उसका सिंपथी वोट था। उसके बाद बेनजीर मरी थी, फिर सिंपथी वोट था। फिर नून लीग, जब जियाउल हक साहब मरे थे, नून लीग को सिंपथी वोट मिला था। जब इनसे साइकिल का निशान छीना गया था नून लीग से, फिर इनको सिंपथी वोट मिला था। इन्हें पता नहीं था कि वो बंदा जेल में तो सिंपथी वोट मिलेंगे उसको। तो ये भी सुना गया है कि मियां साहब ने घबरा के शहबाज शरीफ को, और तू यही करना सी मैं उतो लंदन तो क्यों बुलाई, सुना यहां तक तो परेशान है। लेकिन चीमा साहब देखें, अब देखें, इसमें हम आगे जाने की बजाय ये समझे कि हम 10 साल पीछे जा चुके हैं, कौम मायूस है, परेशान है। वोट दिया लोगों ने वोट इमरान खान को नहीं दिया, लोगों ने वोट एंटी एस्टेब्लिशमेंट दिया है, एंटी अमेरिका दिया है, और करप्शन के खिलाफ वोट दिया है। सिस्टम में चेंज चाहते हैं, लेकिन 25 करोड़ लोगों को यह नहीं पता कि सिस्टम चेंज किस तरह होगा, इस सिस्टम को चेंज कौन करने की सलाहियत रखता है, ये इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता। आज आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको आज किस पॉइंट पे खड़े हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट किसी टूटे हाइब्रिड सिस्टम के बगैर नहीं चल सकती, और आपका हाइब्रिड सिस्टम एक फौजी के बगैर नहीं चल सकता। आप इस मजहब तकसीम करके खुद देख लें। क्या आपकी कोई भी आपका प्राइम मिनिस्टर जो है एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चल सकता है? नहीं चल सकता। आपकी एस्टेब्लिशमेंट किसी लंगड़े लूले नाल प्राइम मिनिस्टर के बगैर चल सकती है? नहीं चल सकती। आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। लेकिन क्या है, हार कौन रहा है इसमें? पाकिस्तान हार है इसमें। आज की डिफीट है 25 करोड़ लोगों की डिफीट है। आज डिफीट किसकी है? मेरी मादरे मिल्लत की डिफीट है। आज तजलील किसकी है? पाकिस्तान की। इसमें द लूजर इज पाकिस्तान। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सी पार्टी लूज करेगी, इंटायर पाकिस्तान लास्ट। आज मेरा इस पे तजजिया ये है, अनफॉर्चुनेटली, कि पाकिस्तान लास्ट एंड देयर इज नो विन। एवरीबडी हु इज सिटिंग इन पाकिस्तान विद पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड डोमिसाइल लास्ट। और दूसरे ये जो आपके कई जो ये ब्रिटिश एजेंट जिनके घर लंदन में है, टोरंटो में, वो तो वैसे ही लूजर है, मैं समझता हूँ। जो अपनी माँ के कपड़े फाड़ के पीआर ले रहे हैं, वो उन्होंने क्या तरक्कियां करनी है, उनके बच्चों ने उन्होंने क्या करना, वो तो मैं यहां देख रहा हूं क्या कर रहे हैं। वो तो चीमा साहब इज नॉट अ सोल्यूशन अगेन। लेकिन ये कि यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव मूव्ड बैक। यू आर नॉट मूविंग बैक, यू हैव मूव्ड बैक अबाउट 10 years इन द हिस्ट्री। अब उसके बाद ये है कि चीमा साहब आगे किस तरह जाना है, ये ना पाकिस्तान को पता है, ना आज एस्टेब्लिशमेंट को पता है, ना आपकी पार्टियों को पता है। मैंने आपको बताया था कि इस हॉरर मूवी का दूसरा चैप्टर आ चुका है जिसका नाम बकरा मंडी है। और बकरा मंडी इस वक्त आपको पता ही है, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, बोलियां लग रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, बोलियां लग गई तार साहब। इस वक्त डायलॉग हो रहा है, डिस्कशन हो रही है पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी के दरमियान कि किसको क्या मिलना है। आप उसको बकरा मंडी कह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, जो इमरान खान की पार्टी के थे, वो जो इंडिपेंडेंट्स थे, वो ज्वाइन कर रहे हैं। इंटरनेशनल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे खित्ते में कोई बंदा नहीं बोला पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तार साहब, इंडिया ने भी ग्रेस शो किया, जो फ्रैंकली बात है। मैं इंडिया के हमारे साथ बड़े मसले हैं, लेकिन व्हाट्स गोइंग ऑन इंटरनल इन टर्म्स ऑफ आवर पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर इंडिया ने कोई किसी किस्म की बात नहीं की। उनके मीडिया ने भी मेडलिंग करने की बात नहीं की। उसकी शायद एक वजह यह भी है, उन्हें कहा चंगा लड़ देने पर लड़न दो, जो को ठीक हो जाने दे, उठन दे, फिर देखेंगे की करना है इन्हों का। दैट कुड बी द वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ, सर, इतने ज्यादा जो अमेरिकी कांग्रेस में लोग बोले हैं, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई थी जो वो पाकिस्तान के बारे में, वो भी तब आई थी जब ईयू ने रिपोर्ट जारी की। उसके बाद अमेरिकन, देन ब्रिटिश, देन ऑस्ट्रेलियन, और इस तरह एक रहा। अमेरिका ने तो कहा कि ठीक है, रेगुलरिटीज हैं और हम मूव ऑन करना चाहते हैं। ये अमेरिकी कांग्रेस क्यों पाकिस्तान के अंदर? तारिक साहब, आपके बड़े सारे दोस्त कांग्रेसमैन हैं, आप उनको मिलते हैं, आप फंड करते हैं उनको। मैंने देखा है आपने कैंपेन्स की हैं, बहुत सारे गवर्नर्स को आपके घरों में भी आते हैं, मैंने देखा है। आपने हमें मिलवाया भी है, गवर्नर जो मैरीलैंड से, मैं कई दफ़ा मिला भी हूँ आपके साथ जाके। तार साहब, ये क्यों अमेरिकी कांग्रेसमैन या अमेरिकी जो लेजिस्लेचर है, वो क्यों पाकिस्तान के बारे में इंटरेस्टेड है? इसके पीछे लॉबीज हैं, इसके पीछे पर्सनल इंटरेस्ट हैं, ग्रुप्स हैं, या पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है वाशिंगटन डीसी के अंदर के जो है वो पाकिस्तान की बात करना ज़रूरी है?
हाउ डू यू रीड दिस, ये जो ट्रेंड है कांग्रेस के अंदर, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग रो खन्ना पहले बोले, रो खन्ना के बाद बाकी बहुत सारे बोले, जरा इसमें थोड़ा प्लीज हमें बताइएगा। चीमा साहब, रो खन्ना मेरे उनके साथ काफी एफिलिएशन है। मैं बताना चाहूंगा कि सिस्टम यहाँ काम किस तरह कर रहा है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पाकिस्तान का आज से कुछ अरसा पहले मुझे एक पाकिस्तानी किसी अमेरिकन ने पूछा, स्ट्रीट से बात हो रही थी, उसने कहा वेयर इज पाकिस्तान, वेयर आर यू फ्रॉम, मैं कहा मैं पाकिस्तान। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें पता है पाकिस्तान कहाँ है, उसने कहा मुझे पता है मैक्सिको की दूसरी साइड पे। तो पाकिस्तान रेलिवेंसी, अब मैं आपकी रेलिवेंसी, आपको खुद पता है कि आपकी रेलिवेंसी दुनिया में क्या है। आपने पाकिस्तान का नाम किसी से लिया जाए, उसामा बिन लादेन का साथ नाम आता है, साथ और कई चीजें इस तरह की आती हैं। लेकिन आजकल ये जो परेशानी बनी है इस वक्त, इससे पहले वो जो स्टेट डिपार्टमेंट के पटेल साहब थे, थोड़े सा आखिरी टाइम पे उन्होंने थोड़ी सी, पूरी तो नहीं तो थोड़ा सा उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। अब मैं ये बताना आपको ये चाहूंगा कि ये कांग्रेसमैन किस तरह बोलते, ये लाबी डॉलर बोलते हैं चीमा साहब, लाबी डॉलर। लोअर मिडिल क्लास के जो डॉक्टरान यहां पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तान से लोअर मिडिल क्लास के डॉक्टर हैं, वो भी मुर्शद के मुरीद हैं। वो समझते हैं कि मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि अनमेट्रिकुलेटेड जो है वो खड़े हैं व्हाइट हाउस के सामने और टाइम स्क्वायर के, जिनके पास एमडी एमबीबीएस है वो ये वारदातें कर रहे हैं। वो कांग्रेसमैनों को फोन भी कर रहे हैं, उनको पैसे भी भेज रहे हैं इकट्ठे करके, वो जो उन्होंने रिश्तों वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाई है अपना, उसके जरिए वो उसको फंड भी कर देते हैं। अब मैं गारंटी कर देता हूं कि रो खन्ना साहब जो है, उनके हलके के अंदर कोई पाकिस्तानी होगा, 2-4 डॉक्टर होंगे, हो सकता है किसी दिन उन्होंने इनको कुछ $500 दे दिया हो, $1000 दे दिया। कोई डॉक्टरों की औकात इससे आगे नहीं। डॉक्टर लोअर मिडिल क्लास से जब आता है चीमा साहब, उसके सिर्फ 2 चीजें हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, उसके बाद उसकी दुनिया खत्म हो जाती है बस। क्योंकि वो पाकिस्तान से आया होता है। कुछ तो आपके सीएसएस करके, जिस तरह आईजी पंजाब है वो भी डॉक्टर हैं, इस वक्त आईजी इस्लामाबाद है वो भी डॉक्टर हैं। मैं ये कहता हूं ये अस्पतालों से भागे हुए लोग हैं और ये बदले ले रहे हैं। वहां बैठे वो पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं, यहां जो आए हैं ये फैशन के तौर पे पीटीआई को ज्वाइन कर लेते हैं। जिस तरह फैशन है पाकिस्तान का हर करप्ट ब्यूरोक्रेट की बीवी और उसके बच्चे पीटीआई सपोर्टर है, ये फैशन है। वो ये समझते हैं कि बाप की करप्शन हम अमर बिन मारूफ के जरिए साफ करा देंगे, जन्नत में भी जाना है ना। कहते बाबा ने जन्नत में भी जाना है, बाबा ने इतने मिलियन वहां से लिए, इतने मिलियन लेने हैं, तो बाबा है ना, वो पीरनी इनको दम कर देगी। ये वो इधर उस तरह के लोअर मिडिल क्लास डॉक्टर तड़प रहे हैं पीटीआई के लिए। कई यहां से जो लौंडे लपाड़े डॉक्टर हैं, जो कई कैरिबियन से इधर उधर पढ़ के शॉर्टकट भी मारते हैं, वो कई पाकिस्तान भी गए थे पीटीआई के दौर में, खोटे पैसे की तरह वापस आए। तो वो जो डॉलर देते हैं, ईमेलें कर देते हैं रो खन्ना जैसे लोगों को कि ये जी पाकिस्तान के अंदर ये धांधली हो रही है, बल्कि मुझे किसी ने यहां तक बताया पैसे देकर सारा कुछ ये कर करा रहे, सारा कुछ पैसे। काश पाकिस्तान को भी कोई रिप्रेजेंट करता इस तरह का डॉक्टर, या कोई पाकिस्तान के साथ भी चलता। ये सारे फ्राडिये इकट्ठे हैं चीमा साहब, मैं दुख के साथ कहता हूं, मैं इनसे खुश नहीं हूं। इन्होंने पाकिस्तान को आज तक रिप्रेजेंट नहीं किया, जाती मकासद के लिए सिर्फ अपने क्लिनिक के अंदर फोटो खिंचाते हैं कांग्रेसमैन के साथ, गवर्नर के साथ, इससे आगे इनकी दुनिया ही कोई नहीं। सही बात। तो ताड़ साहब ये तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही लॉबिंग कर रहे हैं वहां पे बैठ के चीमा साहब। लेकिन ये बताए ना, इनका मुर्शद कहता था कि अगर चोरों से बैठा हो इससे अच्छा बम मार दें। इनका यहाँ जो दूसरा डॉक्टर बैठा है, एक डॉक्टर वो भी में बैठा ना आपका, इनका यहाँ वर्जीनिया में बैठा, जिसने कहा कि मेरे बाप को चाहिए था 1957 में भाग जाता वहां से डाउ मेडिकल से डिग्री लेकर। भाई आप भाग आए हो, फिर आप गिला किस चीज का कर रहे हो, और आप पाकिस्तानी सिटीजन भी नहीं हो। दूसरा उसका जो कमांडो है, उसने कहा सियालकोट अच्छा है यार, ये तो चला जाता है इंडिया के पास। जब ये आइडियाज होंगे इन लोगों के, आप सोच सकते हैं कि दे आर रीजनेबल पीपल, ये रीजनेबल लोग हैं। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ का, ये कहते हैं मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। ये कहते हैं अगर इमरान खान पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान आग में लग जाए, जी हमें चाहिए नहीं पाकिस्तान। इन लोगों को क्या पता पाकिस्तान। मुझे आज मैं एक बात बताता हूँ चीमा साहब, आपको पता है मैं बड़ा क्रिटिक हूं खासकर सिस्टम का, उस करप्ट सिस्टम का क्रिटिक हूं। मैं पाकिस्तान का किस तरह क्रिटिक हो सकता हूं, पाकिस्तान का क्या कसूर है, लोग चला रहे हैं ना पाकिस्तान को, लूट रहे हैं पाकिस्तान, मैं उनका क्रिटिक हूं। एक दफा एक बंदा था मेरे सामने, इंडिया से आया था, मैं उनके घर गया, तो मैंने जब सिस्टम को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया तो उनका जो बुजुर्ग था तकरीबन 70-75 साल का, वो रोना शुरू हो गया।
उसने कहा बेटा पाकिस्तान की बातें इस तरह की मेरे सामने ना करो, मुझे आज भी वो दिन याद है मैं जिस तरह पाकिस्तान आया था। तो ये इन लोगों को क्या पता है पाकिस्तान क्या है, क्या था, अगर ना हो फिर क्या होगा। इन लोगों को इस चीज से कोई सरोकार नहीं। इनकी ना तालीम है चीमा साहब। मैं डॉक्टर को तालीम याफ्ता नहीं, डॉक्टर को मैकेनिक समझता हूं। मैकेनिक कार ठीक करता है, ये इंसान की बॉडी ठीक करते हैं। सर में दर्द हो तो बता देते हैं 2 गोलियां एडविल की खा लो। इससे मैं इनको तालीम याफ्ता थोड़ी कहता हूं। दे आर ट्रेड्समैन, ये ट्रेड है। जिस तरह एक इंजीनियर है उसका ट्रेड है इंजीनियरिंग, पुल बनाना। इसका बॉडी को ठीक करना इसका ट्रेड है, सर्जरी करना इसका ट्रेड है। दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, आई डोंट कॉल देम एजुकेटेड। यही वजह है कि ये आज तक अमेरिका के अंदर कोई चीज डिलीवरी नहीं कर पाए। कोई एक भी मुझे डॉक्टर चैलेंज करके बता दे नापा अपना का कि हमने फलां चीज डिलीवर किया। तुम तस्वीरों से आगे जा ही नहीं सके, तुम्हारी सोच ही नहीं आगे जाती। लोअर मिडिल क्लास से तुम आते हो, अपनी गुर्बत खत्म करते करते तुम्हारी गुर्बत तुम्हारे हड्डियों में घुस जाती है तुम्हारी। इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते। देख लें यहाँ पे, मैं चैलेंज करता हूं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी से आगे इनकी दुनिया खत्म हो जाती है आगे। लेकिन चीमा साहब इन्होंने क्या करना है ये और लेकिन रो खन्ना की एक स्टेटमेंट डजंट मैटर। क्या उसका फर्क पड़ता है, मुझे ये बताएं क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी इस वक्त खत्म हो रही है, क्या फर्क पड़ता है। आपने अगले दिन जो बाइडेन के हालात देख लिए, जो उनका स्पेशल काउंसिल ने बताया है कि द मैन, इसको पता ही नहीं इसका लड़का कब मरा था, इसको पता ही नहीं कि व्हेन ही वाज अ वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद वो खुद आया जो वो ब्लंडर करके गया जो इस वक्त, और बार बार उससे क्वेश्चन किया जा रहा है इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर कि हु इज रनिंग द कंट्री। रो खन्ना से मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ आपका मुल्क कौन चला रहा है। आपको पाकिस्तान के इलेक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है, बड़ी 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 अच्छी बात है, किसी ने आपको $1,000 दे दिया होगा किसी कैंपेन के लिए। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आपका कंट्री कौन चला रहा है भाई। वो बड़े मियां जो है वो तो स्टेज पे चढ़ ही नहीं सकते। उन्होंने अगले दिन कह दिया कि जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने फतह सीसी को। उनको क्या पता क्या हो रहा है। क्वेश्चन हो रहा है मुसलसल इस वक्त, हु इज रनिंग द कंट्री। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत सोचना तो ये होगा, हमें ये सोचना होगा कि हम कहां खड़े हैं। Either are we moving forward or not? हम आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और मेरा मैं जाती तौर पे मेरा मुसलसल सोच रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करूंगा इसमें आसिम मुनीर साहब को। उसकी वजह यह है कि उनकी ये गलती है और उन्होंने अभी तक, सबसे पहले तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये होगा 9 मई के लोगों को सजाएं क्यों नहीं अभी तक दी, क्या वजह है, कौन सी चीज आपको रोक रही है चीज। फिर उसके बाद ये कौन सी जेल है, मैं नहीं बताना चाहूंगा। बाजी अलीमा ने अगले दिन कहा है ब्रिटिश टीवी पे ऊपर बैठ के, उन्होंने उनके पूरे दिन का बताया, मैं बता देता हूं। अगर ये जेल इसको कहते हैं तो फिर 25 करोड़ लोगों को जेल में ले जाए। फिर उन्होंने सुबह फरमाया कि हाँ सब योगर्ट और फ्रूट के साथ नाश्ता करते हैं, इंग्लिश अखबार दी जाती है उनको 10 चैनल वो देते हैं, फिर उनको हम उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, 2 लोग उनके खाने पकाते हैं, दिन में तकरीबन 25 वकील आते हैं, कुछ शेर सुनाते हैं, कुछ लतीफे सुनाते हैं, फिर मर्जी का खाना देसी मुर्गी और बकरे की रान दी जाती है, और फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया जाता है डेली बेसिस पे। अगर आसिम मुनीर साहब ये जेल है तो 25 करोड़ लोगों को जेल में दो फिर सबको, और इनको सुबह योगर्ट और फ्रूट दिया करो। ये उनका कसूर है, किसी का कसूर नहीं। दिस इज नॉट हाउ यू रन द कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान। डॉक्टर साहब वो भी क्या करें, वो अदालतें कहती हैं कि इनको ये सारा कुछ दें। अदालतें क्या कर रही है? अदालतें चीमा साहब मुझे ये बताएं, 4 मिनट में 4 साल के फैसले कर दिए अदालतों ने। अदालत इंतजार कर रही थी नवाज शरीफ आए, मैं तो हम पेश आगे लेटे आगे। ये अदालतें आप, वो एक अदालत है उसका जुआई जो है वो 3 सीटें फैसलाबाद से लड़ रहा है। ये अदालतें आपकी अदालतों में कौन सी अदालतों की बातें कर रहे हैं? वो साई साहब कौन है, कोई है उसमें टकी छुपी बात? वो पेशावर हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको टकी छुपी बातें, कौन सी अदालतें आप करने बातें चीमा साहब? ये सारी दुनिया देख रही है, वॉशिंगटन डीसी को पता है व्हाट आर यू। आसिम मुनीर साहब को he should respect, he should accept his this सारा chaos जिसमें गया पाकिस्तान। You are the only person who hold the power, you are the only one। और जजेस जिनकी बात कर रहे हैं ये जज हैं, वो जो कहता था बिस्मिल्लाह अम्मी जान आपका पूछ रहे हैं, मर्सिडीज पर लेकर आओ, ये डालते हैं। आप परेशान बहुत हैं, गुड टू सी यू। सबको खुदा दा ना लो, कौन सी अदालतों की बातें करते हैं? वो उसका मैंने आपको बताया था, वो एक बंदा है स्टे के ऊपर 3.5 साल स्पीकरशिप करके गया आपकी कौमी असेंबली। ये अदालतें आप कहते हैं? ये नकवी साहब अभी रिजाइन करके गए, देखिए उनका लड़के क्या क्या अन्नी फेरी उन्होंने, जिन्होंने घर अपने भट्टी साहब को बिठाया हुआ था जो भागे हुए थे। ये अदालतें आप कहते हैं इनको?
डॉक्टर साहब मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। चीफ ने अगले दिन एक स्टेटमेंट जारी की, आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको मैच्योरिटी शो करनी है, और मैच्योरिटी इस तरह शो करनी है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ठीक है जी, ताकि मुल्क के अंदर एक यूनिटी हो। और पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम है कि जिन जिन को जो जो मैंडेट मिला है वो काम करें। और पाकिस्तान के अंदर जारी बात है तार साहब, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये सारा कुछ तो है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल क्लास मैच्योरिटी शो कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये जो चीफ का स्टेटमेंट देना, इट मींस कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है इसको एक्चुअल फुल फॉर्म में लेके जाया जाए, मतलब नई हुकूमत बनाएं, जो अपोजिशन में जाएं। तो ये जो वो कह रहे हैं जी पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करें, इट मींस कि आप जिसको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट ले। डू यू थिंक ये मैच्योरिटी शो करेंगे और ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है ये स्मूथ होगा एज आर्मी चीफ इज सेइंग? चीमा साहब मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। तीनों चारों लफ्ज उन्होंने गलत इस्तेमाल किए। एक तो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, ये फैमिली एंटरप्राइज है, नंबर 1। दूसरा, मैंडेट की बात करते हैं, एमक्यूएम की 17 सीटें इस वक्त कराची में, वो सीटें ठीक है? किसको आप पावर देंगे, किसको मैंडेट देंगे आप? और मुझे फौरन याद आया जब आपने सारी बात की है कि मेरे मुर्शद की हुकूमत सिर्फ एमक्यूएम की सीटों से खत्म हुई थी, और ये वो एमक्यूएम जिसका नामो निशान खत्म हो चुका कराची के अंदर से। ये किसको मैंडेट देंगे, किसको हुकूमत देंगे, आगे कौन जाएगा? फिर यूनिटी, ये भी लफ्ज गलत इस्तेमाल किया। इन लोगों के अंदर यूनिटी हो सकती? हिस्ट्री की किताब ही को पढ़ लेते कि हम 1951 से किस रास्ते पे चल रहे हैं। ये आसम मुनीर साहब ये जूतों के बगैर आगे नहीं जा सकते, ये लित्र दे यार जे इस तो आगे नहीं जा सकते जब तक ये नहीं होगा। ECL च ना पाओ 10,000 बंदे दा जिन्ना चिर तुसी जे रिजल्ट देखने। इफ यू वांट टू फिक्स पाकिस्तान टुडे 10,000 5,000 ही कर लें जो की पोजीशनों पे, ना हम ECL में डालें उनको बुलाएं सबको, आपके किसी अपने गैरजन के अंदर उनको बुला के कहें कि तुम हर एक के साथ पीछे 2-2 ISI के एजेंट बंदे छोड़े उनके साथ, जो इन्होंने पुत्रा तियां दियां सिटीजनशिपें लेकर आओ इनकी, और इनके नाम ECL में डालो, पासपोर्ट इनसे ले लो। चीमा साहब इस तरह नहीं कौमें चलती जिस तरह आपने छोड़ दिया है। ब्रेकफास्ट में योगर्ट और फ्रूट के साथ और डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह नहीं चलते मुल्क। चीमा साहब इस तरह की जेलें नहीं है दुनिया में कहीं भी। अपनी मर्जी की ट्रेडमिल, मर्जी का स्टेशनरी बाइक नहीं मिलता जेलों में, नहीं इस तरह। चलो चीमा साहब कोई नहीं, फिर कहा पाकिस्तान इज द लैंड जिसमें फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ माजी प्रोडिक्ट हो सकता है। मैंने सुहेल बड़ाई साहब के लिए कहा था कि आपने कहा था बांग्लादेशी मॉडल कि 10 साल के लिए, जो कि वाकई नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं 10 साल में तख्त पे बैठूंगा, मेरे मुर्शद कहते थे मैं 12 साल बैठना चाहता हूं। लेकिन आपको फिर ये मैंने उस वक्त ट्वीट किया था कि आप जिस मुल्क के अंदर बांग्लादेशी मॉडल को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां 10 घंटे प्रेडिक्टेबल नहीं है। देख लें फिर 10 घंटे बाद जो क्या हुआ है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? 10 घंटे प्रेडिक्टेबल नहीं है जिस कंट्री में आप बैठे हैं, और अमेरिकन कॉलोनी है आप। IMF आपका इस वक्त, यू आर बीइंग ऑपरेटेड बाय IMF। यू कैन नॉट हैव योर ओन बजट। जब आप अपना बजट नहीं बना सकते IMF की मर्जी के बगैर, आर यू फ्री? आर यू एन इंडिपेंडेंट कंट्री? यू डोंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। लेकिन चीमा साहब ये आपको फैसले चंद लोग, ज्यादा नहीं, 2-4 लोगों को फैसले करने कर सकते हैं, करने चाहिए मेरे ख्याल में। अगर नहीं करेंगे तो पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ के 25 करोड़ इस वक्त हिटलिस्ट पे क्या है, फारग हो चुके हैं। मैंडेट ना होना क्या यही मतलब है ना चीमा साहब? मखलूत गवर्नमेंट है, जिस तरह 2018 में हुआ है। मैंने आपको बताया वो उस वक्त 16 लाख वोट रिजेक्ट हुआ था, इस वक्त 16 लाख हुआ है, उस वक्त 18 लाख हुआ था। भी लोग, मैं मुसलसल ये तकरीर करता रहा हूं, वो बेचारे फौत हो चुके हैं, लियाकत साहब, डॉक्टर लियाकत, उस वक्त वो जीत कर आए थे तो PTI के खुद लोग परेशान थे, यार ये भी जीत गया, यार ये किस तरह जीत गया, अरे किसने जिताया यार कराची में, यार ये भी जीत गया, कहां से आ गए जीत के? अब वही 17 जीत गए जे। चलें फिर ये वो जो वो आप जो जिस तरह आप जो कुछ बीज रहे हैं वही काटेंगे आप। वो मजाक में किसी ने कहा, जो हालात बने इलेक्शंस के बाद, उसने कहा ये जो पार्टीज जीती है ना, इनको ज्यादातर वोट 8
फरवरी को नहीं पढ़े, 9 फरवरी को पढ़े। ये नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा बोल रहे हैं, उन्होंने इनको 8 फरवरी में, इनको 9 फरवरी को वोट, बिल्कुल मतलब इनको बल्कि 8 फरवरी को 4 बजे के बाद पड़े हैं वोट इनको ज्यादा। वो अगर साडा पोलिंग टाइम होना शुरू हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल अनइंटरप्टेड वोट पड़े हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, लेट्स सी ये क्या होता है। मछली मंडी लग रही है, सुना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ रहा है, स्पीकर नेशनल असेंबली पीपल्स पार्टी का आ रहा है, डिप्टी स्पीकर जो है सुना है MQM या कोई और किसी को दिया जा रहा है, और बहुत कुछ जो है वो लेन देन बकरा मंडी 2 तरह की लगी हुई है, जिस तरह आप कह रहे थे। एक तो ये बंदर बांट होनी है कि किसने क्या लेना है, और दूसरा जो है वो PTA के लोग लेके कैसे आने हैं ताकि उनको, इमरान खान के बंदों को। आज तो एक लाहौर का उनका MNA जो है जिसने PTI नून लीग के शेख रुहेल असगर को हराया, वो नून लीग की ज्वाइन कर ली उसने। चिमा साहब, उसमें मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँ, क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल हो रहा है, MNA किधर जा रहे हैं, मैं उसकी बात बताना। नून लीग ने इस वक्त MNA क्या देखते हैं मैं बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा इस वक्त आपके हल्के के अंदर जो डेवलपमेंट के बजट होता है वो MPs को दिया जाता है, वो आता है पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में। अगर पंजाब के अंदर नून लीग हुकूमत बना लेती है तो ज्यादातर ये बकरे सारे नून लीग खरीद लेगी, क्योंकि उन्हें फंड्स वहां से मिलते हैं। ये बात पैसों की है। मैं तो इनका सारा देख चुका हूं, इनका माइंडसेट क्या है। तो चीमा साहब, दर हकीकत जब मैंने आपको बताया था कि वो जो मैडम सुमरो है 35 करोड़ की, वो एक जो है वो सेट कर गई है रेट। अब 35 कौन देगा, 37 कौन देगा, 40 कौन देगा, जो देगा वो करोड़पति बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है और किस तरह चीजें मजीद अनफोल्ड होती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया फॉर, थैंक यू। तो जी दोस्तों, वीडियो की ख़त्म। वीडियो काफ़ी लेंथी थी, आप भी थक हो गए भाई, हम भी सारी बातें कोशिश करते हैं कि सारी बातों को कवर करें, लेकिन मेन मुद्दा तारड़ साहब और चिमर साहब का, पाकिस्तान पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात के रिजल्ट आ रहे हैं, आगे क्या होगा, ये किस तरह ठीक हो सकता है, जो पाकिस्तान के अंदर खिचड़ी बनी हुई है। सबसे मेन टॉपिक तो ये था कि जो UPA सिस्टम इंडिया के अंदर है, तो एक बड़ी बात की तारड़ साहब ने, उन्होंने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि आप मोदी भक्त हैं। तारड़ साहब से किसने कहा? तो तारड़ साहब ने कहा मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं नेशनल भक्त हूँ, मैं कौमी भक्त हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। और मोदी साहब की क्यों बात करता हूँ? क्योंकि वो नेशनल भक्त है। यार, एक जैसे सोच वाले बंदे किसी को पसंद होते हैं ना। मोदी साहब अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं मेरा डायरेक्ट तो उनसे कोई रिलेशन नहीं ना है, वो अपने मुल्क में है, मैं अपने मुल्क के लिए बात करता हूँ, सोचता हूँ। वो नेशनल भक्त है, मैं भी नेशनल भक्त हूँ, मुझे इसलिए वो अच्छे लगते हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ। अक्सर हमने देखा है कि वाकई मोदी साहब की ना अच्छी बातें वो करते हैं, क्योंकि अच्छी तो खैर है ही, मोदी साहब करते हैं काम। वो उसने करनी क्या है, वो खुद भाई अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल। तो हमारे जो पाकिस्तानी है ना, तो वो कुछ मतलब कि जैसे फील होते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं कि मतलब कि आप पाकिस्तानी है ना, ये तारड़ साहब, तो इनको क्रिटिसाइज करते होंगे कि आप मोदी जो है ना, मोदी साहब की क्यों तारीफें करते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी हैं पाकिस्तान के, उनकी तारीफ करें या उनके बारे में बातें करें, तो मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक करते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए, इनसे भी। और PM मोदी साहब हमारे जो पॉलिटिशियन, सबसे पहले बात ये कि भाई जो UPI सिस्टम है ना, वो इंडिया बहुत से ममालिक में मुतारफ़ करा रहा है, जैसे श्रीलंका हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद वो USA का भी मेरे ख्याल में उन्होंने नाम लिया। तो इससे वो तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि फ़ायदा ये होगा कि भाई उनको ऐसे ही लगेगा जैसे वो अपने ही कंट्री में हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भाई। इसलिए पता है UPA ऑफलाइन भी काम करता है। नहीं, ऑफलाइन का तो भाई नहीं पता। ऑफलाइन काम करता है। हमें कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है ना, तो हमें कनेक्शन के लिए डाटा चाहिए, ये कोई चीज़ इस तरह का सपोर्ट चाहिए भाई, वो ऑफलाइन काम करता है, वो ऑफलाइन पे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और आपका एक पैसा भी ट्रांसफ़र हो जाता है, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा, यानी कि 100 का 100वां हिस्सा, सॉरी 1 रुपये का 100वां हिस्सा। तो हमारे कम से कम कितने होते हैं इस्लाम भाई? हमारे इसी पैसा से 400-500 से नीचे नहीं होता। तो आई थिंक 500, हाँ 500 से नीचे तो शायद ही है, नहीं लगता नहीं होता। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 10
लाख है या लाख शायद 1 लाख तक है रेंज। नहीं एक डेली हर एक दिन का जो है ना जैज का उसका मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपया मैंने चेक किया था एक मिनट का। और इंडिया का यूपीएल कितना है? वो तो अनलिमिटेड मेरे ख्याल से 10 लाख मुझे लगता 10 है, लाख 10 लाख है, मुझे तो कंफर्मेशन फिर नहीं। भी बहुत ज्यादा है। 2.5 लाख कहाँ पर है? और जो 10 लाख है मुझे लगता है। मुझे एक मरतबा वाकई मेरे साथ ऐसा वाकई हुआ कि मुझे जो है ना जैज कैश जो है ना पैसे पेमेंट किसी को करने थे, तो नहीं सॉरी निकलवाने थे, तो मेरे पास ना जो मेरा मोबाइल में जो सिम को जो पैकेज लगता है वो खत्म हुआ वही ना, डाटा तो नहीं था। उसको ऑन करने के लिए मैं सोच यार मैं क्या करूं, लेकिन जिस दुकान पर इसके पास गया उसने मुझे अपना वाईफाई कनेक्ट करके दिया तो फिर मेरा काम हुआ। अदरवाइज अगर ना होता तो वो यार अगर ये इतना अच्छा है ना वो यूपीआई, तब भी दूसरी कंट्री में ये लॉन्च हो रहा है ना, बिल्कुल। ये भी इंडिया की बहुत बड़ी भाई अचीवमेंट है। हमारे मुल्क में नहीं लॉन्च हो रहा, हमारे और आस पड़ोस जो है वो अपने हमसायों को दूसरों को दे रहा है, सिवाय पाकिस्तान के। ये दे दें ये पाकिस्तान हाँ मांग लो को, ये भी नहीं, मांग मांगने लो। वाली- जिस तरह तुम्हारे बड़ों की आदत है इस तरह तुम भी मांग कर रहे हो। यार अच्छी जो है ना देखें कि ये उनको फायदा भी यही होगा, सोच का फायदा फर्क है, होगा। वो बस बड़ों की आदत मांगना, लेकिन खुद भाई कुछ नहीं करना। ये बिल्कुल ठीक है कि जो है ना तारिक साहब वो मोदी साहब को ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो नेशनलिज्म को पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है मोदी साहब जो है वो नेशनल है, उन अपने मुल्क में उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट हासिल की जिसकी वजह से वो भी उनके, हालांकि लोग तो तनकीद करते रहते हैं जितनी बातें तारिक साहब करते हैं, तो मुझे कभी कभी खुद यही लगता है कि ये पाकिस्तान के लगते ही नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी बातें करते हैं इंडिया की तारीफ नहीं शुरू में करते मुझे हैं। लगता ही था कि ये इंडियन है, अब पता चला कि बाद में कि पाकिस्तानी है। अच्छा बात आई पाकिस्तान के इलेक्शन पर भाई, पाकिस्तान का इलेक्शन एक खिचड़ी है। ये तो मैं पहले 50 अरब जो है ना इसका वो रिजल्ट मैं कहता हूँ कि इन्होंने जाया कर दिया है। जाया करने वाली बात है कि ना कोई ये बाज जो कह रहे हैं कि पार्टीज उनको तो ये इलेक्शन बिल्कुल जो कह रहे हैं कि रिजल्ट है उनका कोई, वो कहते हैं कि हमने चैलेंज किया है, कुछ पार्टियों ने तो चैलेंज भी किया। और दूसरी बात यह है कि 50 अरब जाया करने के बाद भी मुल्क जो है ना, मैं कहता हूँ कि उसमें कोई खास तब्दीली नहीं है, बल्कि फिर वही जो पहले इलेक्शन से खिचड़ी पक रही थी, अब दोबारा उसमें मजीद इजाफा हो गया है। उसमें फिर किसी ने दाल चावल डाल दिया गया ना दोबारा नई खिचड़ी के लिए। और ये खिचड़ी बनाई किन्होंने? ये खुद बड़ों ने कंपनी ने बड़ों ने भाई हम तो बड़े बनाई जस्ट। सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान पूरा जानता है, गवाह है, वोट सिर्फ खान का था। बिल्कुल। लेकिन वो भाई मुझसे भी जब भी कोई पूछता था ना तो मैं कह वो जब भाई आपका वोट किस, मैं कहता था मैं आर्मी चीफ और आर्मी को डालना है मेरा वोट। सारे हैरान हो जाते क्यों? मैं कहा मुझे पता निकलना हमारा वोट उधर है, हमारा वोट तो बढ़ गया, फैसला खत्म, उन्होंने करना है, फैसला उन्होंने करना है और हो रहा है फैसले उनकी मर्जी के मुताबिक। भाई हमें इलेक्शन होने से पहले रिजल्ट का पता था कि इसका रिजल्ट क्या होना है, तो बेसिकली बिल्कुल वही होगा जो हमने सोचा। हालात बहुत संगीन है। आज अच्छा, मैं साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं कि जो जरदारी साहब हैं वो खुद सोच रहे हैं कि मैंने PM बनना। प्राइम मिनिस्टर बनना है। इधर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को बनाएंगे। इमरान खान की जो पार्टी तो अब खैर उनकी रही नहीं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो है ना जो है इक़्तिदार वो संभालना है। तो ये अब मैं कहता हूँ कि पहले की निस्बत ज़्यादा जो है ना मसला उलझ गया है। इसका कोई सोल्यूशन जो है आप मेरे ख्याल में ये बड़े ही बता सकते हैं कि करना क्या है उनको। मेजर साहब ने क्या रहता है कि भाई सिंपैथी वोट पड़ा है सबको, नवाज शरीफ को, उसके बाद पीपल पार्टी को जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी वो सिंपैथी वोट वो पीपल पार्टी कभी भी नहीं इक़्तिदार में आ सकती थी, लेकिन उसको सिंपैथी वोट मिल वो इस वजह से पड़े थे कि भाई जो बेनजीर है वो बेचारी कत्ल हो चुकी है, तो अब जो वोट उनको दिया जाए ताकि उनका बेटा जो है ना वो आगे आ जाए। भाई बेटा तो नहीं, खैर जिनको दरमियान वाला ही है मामला, ना बेटा ना बेटी है, तो इससे अच्छा है कि गधे को वज़ीर आज़म बना जाए, इसको बिल्कुल। भाई आपका नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो बिलावल ही है। अल्लाह ना करे इससे पहले भी हम जिंदा ही नीचे जब हम भाई अपने इलेक्शन की बात करते हैं, कमेंट आते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी विन कर गई इलेक्शन। तो भाई उसने शुरू से सही किया बात की, वो कुछ उसने पहली मर्तबा थोड़ी की है, वो तो शुरू से करती आ रही है भाई। ये 70 की दहाई नहीं है, 71 की दहाई नहीं है, जब लोगों के पास ना सेलफोन होते थे और ना ही कोई इस तरह का सिस्टम होता था, इंफॉर्मेशन नहीं
पहुंचती थी। लेकिन आज हर जेब में इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए खुदारा पाकिस्तान के बारे सोचो। इंडिया से कम से कम इंडिया को अपना दुश्मन मानते हो तो कोई उनकी बात अच्छी भी मान लो। उन्होंने कैसे डेमोक्रेसी को पनपने दिया है, कैसे उनकी डेमोक्रेसी बढ़ी है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो दुनिया के लिए मिसाल अब से वक्त है ना डेमोक्रेसी की, वो इंडिया ही है। बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। अच्छा, और बात साजिद तारड़ साहब ने की है कि जो ये लौंडे लपाड़े हैं डंकी लगा के हम यूएसए में आ गए और वहाँ पे वाइट हाउस के सामने जो है ना वो धरने दे रहे हैं, उनका वाकई कोई फायदा नहीं है। जब मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों की यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, तो बाहर जो कंट्री में दूसरे कंट्रीज में बैठे हुए उनकी सुनवाई कौन करेगा? क्या वो करेगा? डोनाल्ड ट्रंप करेगा या जो बाइडेन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। बात मुख्य नहीं है, हमारी इलेक्शन हमारी आर्मी जीत चुकी है और हम अपनी आर्मी को इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद पेश करते हैं। बाकी जो उन्होंने पेचीदगियाँ बताई हैं ना कि पाकिस्तान के साथ ये होने वाला है, क्योंकि जो है ना IMF का जो तारड़ साहब तो बोल रहे थे IMF का नुमाइंदा अब आ चुका हुआ है पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने के लिए, तो इसलिए जरदारी जो है ना उसने ऑफर रखी है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बना जाए। सब की अपनी ख्वाहिश है। और बल्कि एक साइड पे ये भी सोच है, तारड़ साहब ने बताया कि कलंक जो है वो मल दी जाए इमरान खान के माथे पर, जिस तरह हमने 1.5 साल मली है। तो वो तो कहता था, वो तो उसको तो भी कहता था मुझे क्यों आपने इस तरह किया, अगर मुल्क नहीं चल रहा था तो आपको क्या जरूरत थी आने की, मुल्क और ज़्यादा ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा पहले से हालात ख़राब हो चुके हैं। चलो जी, खैर मज़ेदार थी वीडियो, सारी बातें तो खैर नहीं, लेकिन चंद चुनिंदा बातें की। जो बातें मिलता है नई वीडियो में, नाइट अफसर, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।